नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसद की समितियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। संसद की समितियों के संबंध में हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद की विभिन्न यानी कि बहुत सारी समितियां हैं, उनके हर काम की एक समिति है, लेकिन महत्वपूर्ण समितियों में वित्तीय समिति, इसके अलावा विभागीय समिति, छानबीन समितियां, अधीनस्थ विधायन समितियां महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से वित्तीय समितियों पर, वित्तीय मामलों पर हम आपके समक्ष एक या दो वीडियो में संसद की समस्त वित्तीय कार्रवाई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें बजट की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों की और वित्तीय समितियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। आज हम संक्षेप में संसद की समितियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो संसद की 3 वित्तीय समितियां हैं। अनिवार्य रूप से इससे प्रश्न आता है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां हैं। तो पहली है लोक लेखा समिति। इसका संबंध कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं कि इसको हम संक्षेप में CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम भारत सरकार, राज्य सरकार तथा भारत एवं राज्य सरकार के सभी सरकारी कंपनीज, सरकारी निगम, अंडरटेकिंग के लेखा का जांच करना है, लेखा का परीक्षण करना है और प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना है। राष्ट्रपति महोदय वो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाते हैं। चूंकि वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो उसी के अंतर्गत लोक लेखा समिति बनाई गई है। और लोक लेखा समिति का काम ही है कि CAG की जो रिपोर्ट आती है लोकसभा में, उसकी जांच करना। ध्यान रहे, इसमें 22 सदस्य होते हैं कि 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। प्रश्न पूछ देता है कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 22 मेंबर हैं। यह भी पूछता है कि इसमें से कितने सदस्य लोकसभा, कितने सदस्य राज्यसभा के हैं, तो 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के हैं। यह भी पूछता है कि यह समिति किसकी समिति कहलाती है, लोकसभा की कि राज्यसभा की कि संयुक्त समिति। तो ध्यान रहे, इसमें सदस्य तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं, लेकिन यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। ठीक है। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा विपक्ष से लिया जाता है। सत्ता पक्ष का व्यक्ति इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। जो इसमें 22 सदस्य लिए जाते हैं, इनको लोकसभा का अध्यक्ष सदन में उपस्थित तमाम राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या के अनुपात में लिया जाता है। इसीलिए इसको अनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय पद्धति मतदान की प्रक्रिया बताई जाती है। यह अनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। हर वर्ष समिति का पुनर्गठन होता है। सदस्यों में से कुछ सदस्य बाहर जाते हैं, कुछ सदस्य नए लिए जाते हैं। और इसकी जांच करने के बाद, CAG की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट दी जाती है। लोकसभा उस रिपोर्ट को सरकार को देता है और जो भी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है समिति के द्वारा, वो कार्रवाई की जाती है। ठीक है। नंबर 2 है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। इसको हम लोग मितव्ययिता कमेटी भी कहते हैं। यह प्योरली लोकसभा की कमेटी है, यानी कि इसमें सारे सदस्य लोकसभा के हैं। लोक लेखा समिति भी होती है लोकसभा की कमेटी, लेकिन उसमें राज्यसभा के 7 सदस्य लिए जाते हैं। लेकिन जो प्राक्कलन कमेटी है, प्राक्कलन का मतलब होता है अनुमान। जो अनुमान समिति है, इसमें टोटल 30 सदस्य हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन, मनोनयन लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा में टोटल विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य संख्या के अनुपात में ये किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इनका भी नियुक्ति या मनोनयन आनुपातिक आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम 1950 में प्राक्कलन कमेटी गठित की गई थी। अब आपको एक चीज बताना भूल गए कि लोक लेखा समिति
कि सबसे पहले 1921 में यह समिति बनाई गई थी, लोक लेखा समिति, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। 1921 में बनाई गई थी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के क्रम में, ठीक है। तो उसी के आधार पर 1921 में सबसे पुरानी कमेटी, अगर पेपर में आता है कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। प्राक्कलन समिति 1950 में। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? प्राक्कलन समिति का काम है कि ये देखना कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी प्रकार की अपव्यय और अकुशलता तो नहीं है, और क्या इसकी जगह पर कोई एक नई नीति बताई जा सकती है। यानी कि ये मितव्ययिता को ध्यान में रखने के लिए वैकल्पिक नीतियों पर सिफारिश करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मितव्ययिता कमेटी। प्राक्कलन कमेटी को मितव्ययिता कमेटी कहते हैं। ये वैकल्पिक नीतियां सुझाती है कि किस प्रकार से और अधिक मितव्ययिता बरती जाए बजट में। तीसरी कमेटी है लोक उपक्रम कमेटी, इसे बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यह भी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आधार बनाती है। यह कमेटी, जैसे कि लोक उपक्रम कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ये दोनों समितियां सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को बेस बनाकर सरकारी विभागों और कारपोरेशन कंपनीज की जांच करना। तो लोक उपक्रम कमेटी भी सीएजी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सदन में, उसी को लेकर, और सीएजी ने जो भारत सरकार, राज्य सरकार के कारपोरेशन कंपनीज के बारे में रिपोर्ट दिया है, उनकी मितव्ययिता के बारे में, उनके अपव्यय के बारे में, उनके भ्रष्टाचार के बारे में, उनके लेखा में कमियों के बारे में, उस सभी लेखाओं की जांच करता है। जो स्टेट के कारपोरेशन होते हैं उनकी रिपोर्ट गवर्नर को भेज देता है सीएजी, और जो सेंट्रल के भारत सरकार के कारपोरेशन कंपनी थे उनकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति संसद में रखवा देते हैं। संसद की लोक उपक्रम कमेटी इस सारे कारपोरेशन कंपनीज के ऑडिट करती है। जो ऑडिट कर दिया है सीएजी ने, उसकी जांच करती है, और जांच करने के पश्चात सरकार को रिपोर्ट भेजती है, अगर उसमें सिफारिशें करती है कोई अगर कार्रवाई करना है तो, ठीक है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की तरह लोक उपक्रम कमेटी में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष है, और रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को जाती है। ध्यान रहे, जितनी भी वित्तीय कमेटियां हैं, फाइनेंशियल कमेटी हैं, उनका गठन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, और रिपोर्ट भी लोकसभा को दी जाती है, क्योंकि लोकसभा वित्त का प्रहरी है, और लोकसभा वित्तीय मामलों में उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसके बारे में जो मैं स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी वित्तीय समितियां हैं, इसमें मंत्री मेंबर नहीं बन सकता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, क्या मंत्री इसका मेंबर होता है, तो इसका मंत्री इसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है। और सभी वित्तीय समितियों की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है, और प्रतिवर्ष ये समिति का गठन होता है। भले ही सारे मेंबर वही रहें, लेकिन कमेटी गठन हर वर्ष होगा, ठीक। इसके पश्चात हम आते हैं विभागीय समितियों के बारे में। ये आपके अभी तक वित्तीय समितियां थी, अब विभागीय समितियां। देखिए 1989 में 3 विभागीय समितियां बनाई गई थी। एक कृषि के संबंध में समिति थी, दूसरा पर्यावरण वन के बारे में समिति थी, तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में समिति थी। ये 3 समितियां 2004 में बढ़कर 24 हो गई हैं। इनका काम क्या है? इनका काम, ये ऐसी समितियां हैं जो बड़े विभागों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब बजट की तैयारी होती है और जब बजट प्रस्तुत किया जाता है सदन में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात आपने देखा होगा सत्र कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाता है। भारत सरकार में, संसद में ऐसा ही होता है। जब महोदय राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और फिर बजट सत्र प्रारंभ होता है, बजट सत्र में वित्त मंत्री अपना भाषण देते हैं। भाषण देने के बाद 3 दिन तक बजट पर सामान्य बहस होती है। सामान्य बहस होने के बाद 15 से 17 दिनों के लिए सदन स्थगित हो जाता है। तो इस बीच में ये जो बजट होता है, बजट सदन के विभिन्न विभागों को दे दिया जाता है, और प्रत्येक विभाग अब की जो समिति होती है उस विभाग के बारे में जो बजट की मांगे होती है उसका गंभीर अध्ययन करती है।
ठीक है। तो जो पहले 3 समितियां थी 1989 में, वो 2004 में 24 हो गई हैं। वो एक प्रकार के जो बजट में मांग की गई है उसका परीक्षण मूल्यांकन करते हैं और इन मूल्यांकन करने के पश्चात ये विधेयकों को, ये जो बजट रखा गया है इसके संबंध में अपने सिफारिशें तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये विभागीय समितियों का उद्देश्य बजट को बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बनाया गया था। और इनका एक काम और है, जब कोई ये विभाग के इस विभागों संबंधी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में, तो सदन विधेयक को इन्हीं कमेटी को भेज देती है कि आप अपने विभाग की कमेटी, अपने विभाग का जो ये विधेयक है इसको अच्छे से पहले परीक्षण कर लें। तो इसके कई कार्य हो जाते हैं। एक तो बजट का अध्ययन करना अपने विभाग के, दूसरा अपने विभाग के किसी विधेयक का अध्ययन करना और अपनी रिपोर्ट देना, ठीक है। अब आप सोचते हो कि इतनी बड़ी रिपोर्टें बनती हैं तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे सब रिपोर्ट तैयार करते हैं। ध्यान रहे ये एक्सपर्ट बॉडी, ये मेंबर हैं, ये मेंबर्स हैं और जिनके साथ साथ बहुत ही विशेषज्ञ लोग, एक्सपर्ट लोग लगाए जाते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा महासचिवालय के कर्मचारी अधिकारी गण होते हैं, उनके सहयोग से समितियां बनती हैं। ये मत सोचिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं रिपोर्ट बना रहे हैं, ये केवल पर्यवेक्षण करते हैं। ये जो नीति या जो निकाल के निष्कर्ष लाए जाते हैं इनको ये अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि ये सही है गलत है, और अपनी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट एक्सपर्ट लोग तैयार करके देते हैं उसको ये सिग्नेचर करके या अपने विचार विमर्श करके इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। विभागीय समितियों में कितने मेंबर होते हैं याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो 31 सदस्य लिए जाते हैं, 31 मेंबर। इसमें दोनों सदनों के होते हैं मेंबर, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। अब बात आती है संसद में सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। एक कमेटी यह भी देखती रहती है कौन मेंबर कितने दिनों से सदन में नहीं आया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 101 के सबसेक्शन 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कितने दिनों तक कोई सदस्य यदि अपने सदन में या सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि उसका पद रिक्त हो गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के सबसेक्शन 4 में लिखा गया है कि यदि संसद का कोई सदस्य, संसद के सदन का कोई सदस्य, संसद के प्रत्येक सदन का कोई सदस्य, लोकसभा का या राज्यसभा का कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की बिना अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, अगर उसने एप्लीकेशन नहीं दे रखी है, बिना आदेश के, बिना एप्लीकेशन के, बिना आज्ञा के सदन में 60 दिनों तक उसकी किसी बैठक में नहीं आया है, अगर एक भी बैठक में आ गया तो फिर 60 दिन लगातार नहीं माना जाएगा। अगर 60 दिन तक वो किसी बैठक में नहीं आया है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसी चीज की जांच करता रहता है यह संसद की कमेटी। इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा स्वयं अपना ये काम देखती है, राज्यसभा ने इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई है। लोकसभा ने एक कमेटी अपनी बना रखी है अपने सदन की देखने के लिए, उसमें 15 सदस्य हैं। तो मेंबर्स जरूर याद रखिएगा किसमें कितने मेंबर हैं। अब आगे आता है अधीनस्थ विधायन समिति, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि संसद कानून बनाती है, संसद विधेयक पारित करती है, संसद एक्ट बना देती है, इसके पश्चात जो प्रशासन है, कार्यपालिका है, उसको अगर किसी भी तरीके से लागू करें, संसद को कहाँ पता चलेगा। ध्यान रहे संसद में एक कमेटी है सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। जब कोई एक्ट पारित किया जाता है और एक्ट पारित करने के पश्चात उसमें बहुत से नियम कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे दिया जाता है, गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। स्टैट्यूट्स बनाने के लिए, स्टैट्यूटरी रूल्स बनाने के लिए ये अधिकार दे दिया जाता है कार्यपालिका को। जैसे कि कह दिया गया कि सीएजी की नियुक्ति के संबंध, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा है, सीएजी की सेवा शर्तें आदि गठन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए
सरकार अपने अलग से नियम बनाएगी, ये अधिकार दे दिया गया। तो अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ये देखती है कि जो अधिकार सरकार को दिया गया था, सरकार ने उस अधिकार का प्रयोग किया। अगर प्रयोग किया तो उसके प्रयोग से ये देखेगी कि जो उसने कानून बनाया था उसमें से कानून के किसी धारा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है उनके नियम बनाने से, और जितना उन्होंने अधिकार दिया था कार्यपालिका को नियम बनाने के लिए, केवल उतना ही नियम बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संसद का अधिकार था उस अधिकारों में हस्तक्षेप कर दिया हो कार्यपालिका ने। यह काम देखने का सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का है। अधीनस्थ विधायन समिति यह देखती है कि अधिनियम में जो नियम विनियम संविधि बनाने का कार्य प्राधिकारियों को दिया गया था, कार्यपालिका को दिया गया था, अधिकारियों को दिया गया था, वह अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत बनाया गया है। ऐसा तो नहीं ओवरलैप कर दिया गया है, ऐसा तो नहीं अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें लोकसभा राज्यसभा की अपनी अलग अलग कमेटी है, दोनों अपनी अलग अलग कमेटी बनाए हुए हैं और 15-15 सदस्य उस कमेटियों में हैं। अब आती है छानबीन समिति, स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी में एक कमेटी का नाम है सरकारी आश्वासन कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। आपने देखा होगा कि सरकार ने सदन में आश्वासन दिया, समाचार पत्र में आता है सरकार ने सदन में आश्वासन दिया। यह समिति 1953 में बनाई गई थी। ये आश्वासन देने का मतलब ये नहीं है कि आपने दिया और अब भूल गए। संसद में कहा गया एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाता है और ये देखा जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। यदि इसलिए सदन में बोला गया एक एक शब्द जिम्मेदारी पूर्ण शब्द माना जाता है। अगर किसी शब्द को नहीं स्वीकार किया जाता है तो सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि यह वक्तव्य सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है, यानी कि किसी अभिलेख में यह शब्द नहीं रहेगा। अगर आपने कोई आश्वासन दे दिया तो यह देखा जाएगा कि उसे लागू किया कि नहीं किया। मान लीजिए किसी सदस्य ने कहा कि महोदय हमारे गांव में ट्यूबवेल नहीं लगे हैं, पानी समस्या है। अगर किसी मंत्री ने कहा कि 1 साल के अंदर वहां पर ट्यूबवेल लगा दिया जाएगा, अगर ये आश्वासन दे दिया तो ये देखा जाएगा कि 1 साल के अंदर वहां ट्यूबवेल लगाया कि नहीं लगाया गया। ये काम देखने का काम है सरकारी आश्वासन समिति का। शासन तथा मंत्रियों द्वारा दिए गए सदन में आश्वासनों की प्रगति देखी जाती है। ठीक है, नहीं तो उसे माना जाता है कि सदन की अवमानना हुई है। ठीक, पत्रों संबंधी समिति, बहुत से पत्र विभिन्न जगहों से सदन में आते हैं, संसद में आते हैं। तो ये जो पत्र विभिन्न लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करके आते हैं, सभापति या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को संबोधित करके आते हैं, इन पत्रों की भी जांच पड़ताल होती है। इन पर क्या कार्रवाई की गई है यह भी देखा जाता है। इसके लिए लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य की अलग अलग कमेटी बनाई गई है। कि लोकसभा की अलग कमेटी है, उसमें 15 सदस्य हैं और राज्यसभा की अलग कमेटी, उसमें 10 सदस्य हैं। अब पेपर में कभी कभी आता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में कि तदर्थ समिति किसे कहते हैं, स्थायी समिति कैसे कहते हैं। जो अभी तक मैंने समितियों की बात किया वो स्थायी समिति हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन कमेटी, लोक उपक्रम कमेटी, विभागीय समिति, अनुपस्थित समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, छानबीन समिति, ये सारी समितियां स्थायी समितियां हैं। एडहॉक कमेटी उसे कहते हैं जो किसी उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य सामने आया हो सदन के और सदन के अध्यक्ष ने एक कमेटी बना दिया हो, उसको बोलते हैं तदर्थ कमेटी, कि वो उद्देश्य पूरा हुआ, कमेटी भंग हो गई। तो प्रवर कमेटी, प्रवर शब्द का अंग्रेजी होता है सिलेक्शन कमेटी। ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी बन सकती है और क्लोज सिलेक्शन कमेटी। ये समानता विधेयक की जांच करने के लिए बनाया जाता है। अभी मैं एक वीडियो में आपको कानून कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में, तो सदन उसकी गंभीर जांच पड़ताल के लिए अपने सदन के मेंबर्स को मिलाकर एक कमेटी बना देती है सदन, 30 सदस्यीय कमेटी, और उस कमेटी को वो दे देती है ये विधेयक कि इस विधेयक की आप जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर कुछ संशोधन की जरूरत है तो आप संशोधन रिकमेंड करिए। तो ये प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति खास तौर से बनाई जाती है विधेयकों के जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, ये प्रवर समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है,
और संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। उसमें से 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अब प्रवर समिति सदन की समिति होती है, ये ज्वाइंट नहीं होती है। लोकसभा में अगर विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष एक प्रवर समिति बना देगा 30 सदस्य की, और वो 30 सदस्य की कमेटी पूरे विधेयक की जांच करेगा। ठीक है। अब आता है किसी विशिष्ट मामले के लिए बनाई गई समिति। मान लीजिए कोई घोटाला हो गया, कोई तेलगी घोटाला हो गया, हर्षद मेहता घोटाला हो गया, कोलगेट घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया। ऐसे जब कभी घोटाले होते हैं तो पार्लियामेंट में मांग उठती है कि इसकी जेपीसी बनाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। दोनों सदनों से 30 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं और 45 सदस्यीय टीम एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और उस घोटाले की, उस विवाद की, उस घटना की गंभीर जांच करने का मौका दिया जाता है। समानता सरकार स्वीकार नहीं करती है, समानता सदन विधान लोकसभा के अध्यक्ष भी ऐसी जेपीसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस उद्देश्य से तैयार की जाती है जब किसी बड़े घोटाले, किसी बड़ी घटना की जांच दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करना चाहते हों। तो ध्यान रहे, पेपर में आ जाए कि जेपीसी में कितने मेंबर होते हैं, तो 45 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा के, 15 राज्यसभा के, और यह कमेटी लोकसभा के अध्यक्ष ही तैयार करते हैं। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।